नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहां पर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हम कल वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने कुछ गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट में। उसके बाद किसी कारणवश हमारी जो क्लास है वो रुक गई थी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उधर से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने जो कुछ गैसेस के बारे में जाना था, जैसे नाइट्रोजन के बारे में हमने जान लिया था क्या महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन के बारे में हमने जान लिया था, और आपका आर्गन के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लास्ट हमने जाना था। अब जो हमारी एक गैस बची हुई है जिसके बारे में हमें जानना है आज, वो है हमारी ओजोन, O3, जिसको O3 के नाम से भी जानते हैं। आप सब ओजोन के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होंगे। जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर वाले या फिर हम बोले समताप मंडल के अंदर है, उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, वो लगभग 18 से 25 किलोमीटर की रेंज में है। आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। 18 से 25 किलोमीटर की रेंज में कहाँ पे स्थित है, वो पूरा डायग्राम की मदद से समझेंगे कि किस तरह से हमारा पूरा जो वायुमंडल है वो संरचित है, किस तरह से हम उसकी स्टडी करते हैं और किस किन किन पार्टों में बांट के और हम उसकी स्टडी करते हैं। ये शोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, और आपका मध्य मंडल क्या है, अयन मंडल क्या है, और बाह्य मंडल क्या है, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इनके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। O3 के बारे में जानते हैं कि इसको जो नुकसान देने वाली गैस है या फिर जो इसको नुकसान पहुंचाने वाली गैस है वो कौन सी है, वो है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बारे में शायद हमने कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। ये एसी, रेफ्रिजरेटर, ये हमारे जितने व्हीकल्स हैं इनसे रिलीज होती है और जाके हमारी जो ओजोन लेयर है उसको हार्म पहुंचाती है। ओजोन लेयर का कार्य क्या है, ये सूरज से आने वाली जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं, गैसिल नहीं, हार्मफुल रेज हैं, जो सन से आने वाली डायरेक्ट हार्मफुल रेज हैं उनको ब्लॉक करती है। और जिन रेज की हमें आवश्यकता है केवल उनको ही हमारे पास भेजती है, बाकी रेज को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती है या फिर रेजिस्ट कर लेती है। ये एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करती है पृथ्वी के लिए, कि जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं उनको वो हम तक या रेज हैं उनको हम तक नहीं आने देती। ठीक है, तो चलिए ओजोन के बारे में ये जो बातें हैं इनको लिख लेते हैं नोट बना के। आज हमारी जो गैस है वो है, शायद ये 5वीं गैस होगी। चलिए डाल लेते हैं नंबर ऐसे ही रैंडम, आप बना लीजिएगा सीरीज में अपने हिसाब से कौन सी सीरीज चल रही है। मैं 5 डाल रहा हूँ। इसका नाम है ओजोन। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे ये किस रूप में कार्य करती है। ये जो सूर्य की किरणें हैं उनको रेजिस्ट करती है, जो हार्मफुल किरणें हैं एक तरह से फिल्टर के रूप में कार्य करती है। तो यही लिखेंगे, यह एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। फिल्टर के रूप में कार्य करती है। कैसे करती है, जैसे हमारे सन से कुछ रेज आती हैं, ठीक है, और ये हमारी ओजोन लेयर है O3। तो ये जो हार्मफुल है उनको रेजिस्ट कर देगी, नहीं जाने देगी, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी फिल्टर करके, ठीक है, फिल्टर करके हम पृथ्वी तक भेजती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका कार्य क्या है कि सन से जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली किरणें हैं, हार्मफुल रेज को रेजिस्ट करेगी, हम तक नहीं आने देगी, एक फिल्टर की तरह काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है वो आपने देखा, ये सन है, ये हमारी कोई रेज आ रही है, ठीक है, तो जो हमारे लिए हार्मफुल है उनको वो यहीं रोक लेगी, और जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें कार्य में आती है, उनको ये हमारी पृथ्वी तक
पहुंचाएगी, ये एटमॉस्फेयर के द्वारा थ्रू होके हमारे पृथ्वी में एंटर करेगी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि यहाँ से लाइट को आने में कितना समय लगता है, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स। ठीक है, सन का टेम्परेचर कितना होता है, जो सतह का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस, और अगर सेंटर का टेम्परेचर माने तो अब तक जो माना गया है वो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, इतना आपके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है कि सन का टेम्परेचर क्या है, बस अगर आप याद रखना चाहें तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस जो कि सन की सतह का टेम्परेचर है, इसको याद रख लेना। दूसरा, ओजोन लेयर के बारे में क्या पॉइंट लिखना है, दूसरा लिखना है कौन सी जो ये रेज है, कौन सी रेज को ये अब एब्जॉर्ब करती है, पैराबैंगनी यानी कि यूवी रेज को, पैराबैंगनी। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इससे कौन से रोग होते हैं, रोग कौन से होते हैं इससे, जो पैराबैंगनी किरण है इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हमें स्किन कैंसर बोलते हैं जिसको, चर्म रोग, चर्म रोग जिसे क्या बोलते हैं, स्किन कैंसर। ठीक है, तो इन जो रेज है, पैराबैंगनी रेज है, इनको ये ब्लॉक करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये हमारी ओजोन लेयर है जो कि सन की हार्मफुल रेज को या फिर यूवी रेज को रेजिस्ट करती है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फायदेमंद है, वो उनको ही, वो जो ओजोन लेयर है ना, ये भी हार्मफुल भी है और फायदेमंद भी है। कैसे, अगर ये हमारी पृथ्वी के पास है, अभी तो ये पृथ्वी से काफी दूर है, लगभग 25 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर स्थिति पे स्थित है हमारी जो ओजोन लेयर है, लेकिन अगर ये बाय चांस ओजोन लेयर हमारे जहाँ पे हम स्टे करते हैं सतह के पास आ जाए, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस साबित होगी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक, तो ये लाभदायक भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, इसको नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, उसमें लिखेंगे CFC। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के उत्सर्जन, यानी कि जो उत्पन्न होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जो फिर रिलीज होती है, उत्सर्जन से ओजोन को खतरा है। ये आपने कई बार सुना होगा कि ओजोन में छेद हो गया, तो किस कारण होता है, ये CFC जो है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से इसमें जो है छिद्र बन गया है। जो आपने कभी न्यूज में सुना भी होगा कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसके अंदर छिद्र हो गया है। हाल ही में पीछे जब कोरोना टाइम पे वो भर भी गया था, ठीक है, उसका अवशोषित भी होने लगा था, वो ठीक भी होने लगा था, क्योंकि उस समय जो पोल्यूशन का रेंज है वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि ये फैक्ट्रियां, जो ट्रैफिक है, ये सब बंद हो गया उस समय पे। तो उस समय पे पोल्यूशन का नाम तो था नहीं, इस वजह से वो जो ओजोन है उसको जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया कि वो छेद धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए और कुछ इसके बारे में ऐसा इंपॉर्टेंट है, CFC के उत्सर्जन से क्या होता है, इसमें खतरा होता है इसको, क्योंकि इसमें छिद्र बनने लगता है या फिर ये घिसने लगती है। ठीक है, अगर किसी स्थान पे ज्यादा CFC इसमें पहुंच जाएगी, ये लेयर है, अगर इसमें किसी स्थान पे ज्यादा CFC का स्तर हो जाए तो इसको ये इस तरह से घिसने लगेगा, खत्म करने लगेगा, उसी वजह से इसमें छिद्र पैदा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो ओजोन के बारे में। ठीक है, चलिए, ओजोन के बारे में इतनी बातें थी जो आपको जाननी है। क्या क्या बातें हैं एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक फिल्टर रूप में कार्य करती है। फिल्टर रूप में कैसे कार्य करती है, सूर्य से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को रेजिस्ट करती है या फिर फिल्टर करके हमारे पास तक भेजती है। जो यूवी रेज हार्मफुल है उनको
पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर ही रोक देती है। ठीक है। दूसरा पैराबैंगनी किरणें वो यूवी रेज होती हैं, इनको बोलते हैं यूवी रेज। यूवी रेज हार्मफुल यूवी रेज को अवशोषित करती है। ठीक है। यूवी रेज से जो हमें रोग होता है वो है चर्म रोग या फिर स्किन कैंसर जैसी बीमारी होती है। इस ओजोन लेयर को किससे खतरा होता है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब इससे अगला हम पढ़ेंगे एक जल वाष्प के बारे में, वाटर वेपर के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं हम जल वाष्प के बारे में। चलिए अब पढ़ते हैं हम जल वाष्प के बारे में। ये एक प्रकार की कैसी है जल वाष्प? एक प्रकार की कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। एक प्रकार की कैसी है ये? ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा, बादल निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। जल वाष्प से किसका निर्माण होता है? बादल का। तो बादल निर्माण में विशेष भूमिका होती है। ठीक है। अच्छा अगली बात लिखेंगे, एक बात हो गई एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, दूसरी बादल निर्माण में विशेष भूमिका, तीसरी इसके बारे में लिखेंगे, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जल वाष्प की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है। तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ के साथ साथ इसमें इसमें जल वाष्प में कमी आती है। अच्छा ये जो एरो है इसका ध्यान रखना, अगर हम एरो बना रहे हैं ऊपर, इसको आप चाहे नोट करके लिख लो, आपको भी ज्यादा बस आपको क्यों लिखने हैं नोट्स याद करने के लिए, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बना लो जिससे आप जल्दी नोट डाउन कर सकें। ठीक है। तो अगर हम ऊपर को बना रहे हैं तो इसका अर्थ है वृद्धि, और अगर नीचे बना रहे हैं इसका अर्थ है कमी। ठीक है। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आप जल्दी अपना रिवीजन कर सकते हैं, आपको कम जगह लेगा और आपको पढ़ने में भी बड़ी आसानी होगी। जब आप उसको कभी रिवीजन करने बैठेंगे, इन टॉपिक्स को जब भी आप रिवीजन करेंगे तो इन एरो को देख के बड़ी आसानी से आप बड़ी जल्दी से मजेदारी के साथ पढ़ पाएंगे। आपकी इसका अर्थ है कमी। तो जलवाष्प में कमी कब आती है? जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है। ठीक है। वृद्धि का सिंबल ये लगा सकते हैं कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प में कमी आती है। ठीक है। इसके बाद है, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं, हमने विषुवत रेखा और उन सब के बारे में पढ़ा था, तो जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलते हैं तो जलवाष्प की मात्रा घटती है। ठीक है। एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे इसके बारे में। लास्ट पॉइंट है, विषुवत रेखा से ध्रुव, ध्रुव कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जलवाष्प की मात्रा घटती है, मात्रा घटती। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो जलवाष्प के बारे में
इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है, बादल निर्माण में विशेष भूमिका है इसकी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प में भी वृद्धि, जलवाष्प में कमी होती है, वृद्धि नहीं कमी होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा घटती है। ये कुछ 4-5 पॉइंट है जलवाष्प के बारे में। इसके बारे में इतना ही है। अब हम जो पढ़ेंगे संरचना के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी सी बात भी की थी, क्षोभ मंडल, इन सब के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि क्षोभ मंडल है, आपका समताप मंडल है, मध्य मंडल है, फिर आपका आयन मंडल है और एक बाह्य मंडल है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है, ये मंडल है, इनकी स्थिति क्या क्या है, किस तरह से हम इनके बारे में स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी तरफ पढ़ते हैं हम। चलिए अब पढ़ते हैं हम वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, ठीक है। तो वायुमंडल कितने भाग में डिवाइडेड है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल जो है हमारा टोटल 5 भागों में विभाजित है। 5 भाग में विभाजित करके हम वायुमंडल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल। दूसरा है हमारा समताप मंडल, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है हमारा मध्य मंडल। अभी हम इनकी स्थिति के बारे में भी पढ़ेंगे डायग्राम की मदद से कि इनकी स्थिति क्या है और इनके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल इतना पढ़ना है और हमारा वायुमंडल टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना ही जो बातें हैं आवश्यक हमारे जानने के लिए ज्योग्राफी के अंदर वायुमंडल से। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, मध्य मंडल। मध्य मंडल, चौथा है हमारा आयन मंडल। उसके बाद आता है पांचवा, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये हमारे 5 मंडल हैं जिनमें हम अपने वायुमंडल की संरचना को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं डायग्राम की सहायता से। चलिए तो एक इस तरह से आप भी बना लेंगे अपने किसी नोट्स के अंदर ये स्थिति। ये हमारी मानो सतह है जिसके ऊपर हम विचरण करते हैं, रहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया हमारा 0 किलोमीटर, क्योंकि हम यहाँ सतह हैं। जब हमने संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था पृथ्वी का, तब हम गए थे 0 किलोमीटर से अंदर की तरफ। ठीक है, कितना गया थे, 6371 किलोमीटर। लेकिन अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि हवा में उड़ेंगे अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल किसी किसी पुस्तक में आपको 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा और किसी किसी पुस्तक में आपको 0 किलोमीटर से 20 किलोमीटर भी देखने के लिए मिलेगा। हम इसको आज 18 किलोमीटर की रेंज में ही लेके पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्षोभ मंडल, 0 से 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, या फिर किसी किसी पुस्तक में 20 किलोमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, 18 किलोमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के अंदर, चलिए क्षोभ मंडल के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं।
जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं वो किसके अंदर होगी, क्षोभ मंडल के अंदर होगी। ठीक है, जैसे वर्षा हो गई, बिजली का चमकना हो गया, या फिर धूलकण हो गए, वो भी क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे। ठीक है, संवहन धाराएं हैं वो भी क्षोभ मंडल में होंगी। लू वगैरह जितनी भी आपकी हवाएं हैं वो भी क्षोभ मंडल में बहती हैं। ठीक है, तूफान, आंधी, बाढ़, पानी, जलवाष्प और जो आपके धूलकण है वो सब किसके अंदर पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर 18 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक इधर, लेकिन उससे पहले 18 से लगभग 25 किलोमीटर तक, ये 25 किलोमीटर, ये है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर O3, ओजोन लेयर। ठीक है, ये कहां से है हमारी, ये है हमारी ओजोन लेयर। इसके बारे में अभी हमने थोड़ी सी बातें की थी कि क्या है ओजोन लेयर की क्रियाएं। ठीक है, तो ये हमारी ओजोन लेयर है। इसको किससे खतरा होता है, CFC, CFC इसके लिए हार्मफुल है। ठीक, उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर तक हमारा है समताप मंडल। 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। समताप मंडल हो गया 0 से 18 से 50 किलोमीटर। फिर 50 किलोमीटर से जब ऊपर चलते हैं तो हमारा एक मंडल और आता है, तीसरा, जिसका नाम हमारा लिखा हुआ है इधर, जो है मध्य मंडल। ये भी आपको किसी किसी पुस्तक में तो आपको मिल जाएगा 80 किलोमीटर, और किसी किसी में मिलेगा 90 किलोमीटर, 80 to 90 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक ये हमारा हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है हमारा कौन सा, आयन मंडल। जो कि है हमारा 80 या 90 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, 700 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है हमारा बाह्य मंडल। 700 किलोमीटर से ऊपर का जितना भी एरिया है ये कौन सा है हमारा, बाह्य, यानी कि बाहरी, इसको बोल देते हैं आउटर, बाह्य। ठीक है, तो ये है हमारे 5 मंडल। सबसे पहला क्या है, क्षोभ मंडल। उसके बाद ये है हमारी ओजोन लेयर O3। उसके बाद है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल, ये फिर बाह्य मंडल। ये है हमारे 5 मंडल, जिसके अंदर हम डिवाइड करके अपने एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना को पढ़ते हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। अब इनके बारे में कुछ कुछ बातें जान लेते हैं। क्षोभ मंडल के अंदर घटित होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी हैं। इसके अंदर एक तो बादलों का निर्माण होता है, यहाँ इस तरह से, ये बादलों का निर्माण किसके अंदर होगा, क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर वर्षा होगी, भाई जब बादल इसके अंदर हो रहे हैं तो वर्षा भी इसी के अंदर से होगी। ठीक है, दूसरा जो बिजली चमकती है वो भी इसके अंदर से ही चमकेगी। ठीक है, धूल के कण क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। हवाएं, हवा इसके अंदर बहती है, तूफान भी इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं, मौसमी क्रिया सब किसके अंदर घटित होती हैं, ये क्षोभ मंडल के अंदर। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, इसका विस्तार 0 से 18 और 20 किलोमीटर। ठीक है, अगर ऑप्शन में 18 किलोमीटर आए तो 18, 20 आए तो 20। ठीक है, ये एक सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। बादल इसके अंदर है, धूल के कण इसके अंदर है, ये है हमारे धूल कण, धूल के कण। ठीक है, इसी के अंदर पाए जाते हैं। हवाएं इसके अंदर चलती हैं, तूफान इसके अंदर आते हैं, बाढ़, पानी, बस जितने जलवाष्प हैं, जलवाष्प भी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं ज्यादा। ठीक है, ये सारी क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, हमारी क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है,
फिर इसके बाद ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लिया। CFC खतरनाक है, अगर ये नीचे होती तो हमारे लिए डेंजरस होती। ये किसको रोकती है? सन रेज को, हार्मफुल यूवी रेज को रेजिस्ट करती है, आने नहीं देती। ठीक है, उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल का विस्तार कहां से कहां तक है? समताप मंडल का विस्तार है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, इसी के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, सबसे पहली बात। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। दूसरा, वायुयान इसी के अंदर ही उड़ाए जाते हैं। वायुयान, ठीक है, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसमी क्रियाएं नहीं होती। भाई बादल यहाँ उड़ाएंगे तो यहाँ कभी बिजली चमक रही है, बारिश आ रही है, या फिर कुछ हो रहा है, तो शोभ मंडल में इस कारणवश वायुयान नहीं उड़ाए जाते। वायुयान कहाँ पे उड़ाए जाते हैं? ओजोन लेयर से बाहर। ठीक है, ओजोन लेयर के ऊपर हमारे वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। दूसरा फिर है हमारा मध्य मंडल, जिसका विस्तार हमारा 50 किलोमीटर से 80 या 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। फिर है हमारा 90 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के अंदर आयन्स पाए जाते हैं, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, दोनों आयन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। दूसरा, रेडियो वेव्स पाई जाती हैं इसके अंदर ही। रेडियो वेव्स कहाँ होती है? इसके अंदर ही होती है। ठीक है, ये वेव्स। ठीक है, इसके दोनों ध्रुव पे ज्योति पाई जाती है। ठीक है, इसके नहीं, वो बाह्य मंडल के ध्रुव, दोनों ध्रुव पे ज्योति पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं बाह्य ध्रुव। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है जो जानना है आपके लिए। 700 से ऊपर जितना भी है हमारा, ठीक है, वो कौन सा है? हमारा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के अंदर पहले तो दो गैसेस पाई जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि ये लाइट, सबसे लाइट गैसेस हैं। तो किसके अंदर पाई जाएंगी सबसे ज्यादा? बाह्य मंडल के अंदर। दूसरा, इसके अंदर दोनों ध्रुव पे ज्योति पाई जाती है, ये बात हो गई। ठीक है, यहां से स्पेस स्टार्ट हो जाता है, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। ठीक, हाइड्रोजन हीलियम हो गई, और सबसे आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर की, आउटर लेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्पेस स्टार्ट हो गया। हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस के अंदर पाई जाती हैं। ठीक, आयन मंडल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, क्षोभ मंडल के बारे में एक बात और लिखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसका क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर, ये अगर हाइट बढ़ेगी कितने पे? भाई कोई रेंज तो होगा। जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे सतह से, तो टेम्परेचर में कितनी गिरावट आएगी? 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप 165 किलोमीटर ऊपर जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। आया समझ? नहीं आया? देखो एक और समझो। मानो आप यहाँ से स्टार्ट हुए और 165 किलोमीटर तक पहुंचे, यहाँ आ गया 165 मीटर, तो टेम्परेचर में कितना डिक्रीजमेंट होगा? डिक्रीज होगा टेम्परेचर, डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, फिर आप पहुंचे और 165 ऊपर चले, यानी कि आप पहुंच गए 330 पे, 330 मीटर। तो फिर कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। और इसके बारे में और क्या जानने योग्य बातें हैं? चलिए, इतना ही काफी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं दोबारा। देखो, ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के अंदर सारी की सारी मौसमी क्रियाएं होंगी, इस बात को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है।
कि सारी मौसमी क्रियाएं किसके अंदर होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। 0 से 18 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसकी एवरेज हाइट जो है 13 किलोमीटर के लगभग पाई जाती है, पर उसके विषय में आपको पूछा नहीं जाएगा। किसी किसी पुस्तक में 18 मिलेगा, किसी बुक में आपको 20 किलोमीटर मिलेगा। उसके बाद 20 से 25 किलोमीटर तक आपका है ओजोन लेयर, जो कि हमारे सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करती है। ठीक, उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल के अंदर ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल में नहीं है, समताप मंडल में। दूसरा, समताप मंडल के अंदर ही हमारे जो वायुयान है वो उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौसमी क्रियाएं नहीं होती, कोई भी मौसमी क्रियाएं इसके अंदर नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा 50 किलोमीटर से 80 से 90 किलोमीटर तक। किसी किसी बुक में 80 किलोमीटर होगा, किसी किसी बुक में 90 किलोमीटर होगा। ठीक है, दोनों ही सही है, जो ऑप्शन में मिल जाए वही लगा देना। 50 से 90 तक कौन सा है? मध्य मंडल। उसके बाद है 80 से 90 तक है हमारा 80 से 90 से 700 किलोमीटर तक आयन मंडल, जिसके अंदर रेडियो वेव्स पाई जाती हैं और आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आता है बाह्य मंडल, जो कि 700 से ऊपर का जितना भी है वो फिर बाह्य मंडल के अंदर आता है। यहाँ से हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। इससे बाहर हमारा क्या है? अंतरिक्ष है बाह्य मंडल से बाहर। हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस के अंदर पाई जाती हैं। सबसे भारी परत है हमारे उसकी, दोनों ध्रुव पे ज्योति पाई जाती है इसके। ठीक है, दोनों ध्रुव पे ज्योति होती है, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। वायुमंडल के बारे में इतना काफी है जितना आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसको हो सके तो आप डायग्राम ही बना लें और 2-4 लाइनें हैं जो लिख लें कि इसके अंदर धूलकण पाए जाते हैं, तूफान, हवा, जलवाष्प, मौसमी क्रियाएं जैसे बिजली चमकना, थंडर, वर्षा, बिजली चमकना, आंधी, तूफान आदि, ये सब इसके अंदर क्षोभ मंडल के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। क्षोभ मंडल के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे वैसे वैसे 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि कितने मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनका आपको क्रम याद रखना है। इनके नाम तो आपको याद होने चाहिए सीरीज में, जैसे कि पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, ये इसकी संरचना है। इस तरह से हम इसकी स्टडी करते हैं। वायुयान कहाँ पे उड़ते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, तो ये समताप मंडल। ठीक है, आपकी रेडियो वेव्स जिसके थ्रू आप फोन से बात करते हैं या फिर रेडियो चलाते हैं या फिर नई नई वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है वो सब कार्य करती है, वो वेव्स कहाँ पे मिलती हैं? आपकी आयन मंडल के अंदर। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? बाह्य मंडल में पाई जाती है हीलियम और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि ये लाइट गैस होती है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ चलेंगे आपकी जो वायु है वो ब्रिल होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पे तो ग्रेविटी 0 है, यहाँ पे तो ग्रेविटी है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो ग्रेविटी जो है घटती चली जाएगी, जिससे क्या होगा? वायु ब्रिल हो जाएगी। ठीक है, जिसको हल्का होना बोल देते हैं। यहाँ पे तो ये जकड़ के रखेगा एटमॉस्फेयर को, जितनी सतह के पास होगी उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सब फिजिक्स की बातें हैं खैर। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वायु जो क्या होगी? ब्रिल होती जाएगी। ठीक है, हल्की होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ब्रिल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, जिससे वायु जो है ब्रिल हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। वायुमंडल में इतना ही आपको जानना था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और इसको जरूर से स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको बड़ी आसानी से, बड़ी ही प्यार से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये संरचना है, संरचना के अंदर ये 5 भाग है इसके: शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, इन सबको नोट डाउन कर लेना और रिवीजन करते रहना। इस डायग्राम की मदद से शायद आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, कि शोभ मंडल में क्या क्रिया है, समताप मंडल में क्या क्रिया है, मध्य मंडल में, आयन मंडल में और बाह्य मंडल में। तो इसी के साथ जो हमारा वायुमंडल टॉपिक है ये पूरा समाप्त होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी वायुमंडल के बारे में हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब हमने जान ली। उतना ही केवल हमें जानना था, उससे ज्यादा हमें जानना भी नहीं है। ठीक है, केवल हमें पेपर निकालना है, कोई हमें पीएचडी नहीं करनी ज्योग्राफी के वायुमंडल में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।